हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बेटा हम लोगों ने गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट पूरा थ्योरी पोर्शन कर लिया है। अब आज हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब हम थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो हमने क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस किए हैं। उन क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे हुए, वो सब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बेटा क्या है, ये है द वैल्यू ऑफ PCVC बाई RTC इज। आपको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ाया था, वहां आपको बताया था क्या बताया बेटा कि PCVC इक्वल टू आपका था क्या 3/8 RTC। क्या था बेटा PCVC इक्वल टू 3/8 RTC। ये था आपका PCVC इक्वल टू 3/8 RTC। क्या बेटा 3/8। हमसे पूछा क्या है PCVC बाई RTC। तो जब ये नीचे चला जाएगा यानी PC आपका जो होगा नोट कर दूं PCVC बाई RTC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3/8। तो देखिए 3/8 होगा तो क्या होगा, पॉइंट लगेगा 3/8 यदि आप करेंगे डिवाइड तो आंसर ये आएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही उत्तर है। और आप देखिए बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन याद होनी चाहिए। यदि आपको रिलेशन याद है तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं, आपको बस फटाक से क्या करना था, रिलेशन आपको याद होता PCVC इक्वल टू 3/8 RTC। तो पूछा था आपसे PCVC बाई RTC, तो आपने इसको क्या किया बेटा यहां कर दिया, तो वैल्यू आ गई 3/8। और 3/8 को जब सॉल्व करेंगे, 3/8 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.375। बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन ये ओके बेटा। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया कब, ये क्वेश्चन पूछा गया GIC 2012 में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया GIC 2012। इसी तरह का क्वेश्चन देखिए यहाँ एक और है, इसलिए हमने इसको यहीं पे लिखा है। ये क्वेश्चन पीटी 2003 में पूछा गया, यानी ये इस तरह क्वेश्चन पहले पूछ चुका था। क्या क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वंडर वॉल द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एनी गैस एट क्रिटिकल पॉइंट कैन बी रिटन एज PCVC बाई T। तो देखिए इसी वाला इक्वेशन होगा, अब तक आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा, इसका ऑप्शन क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट टेंपरेचर देन। यदि उसको कांस्टेंट टेंपरेचर पर हीट कर रहे हैं, ठीक है, क्या होगा बेटा। पहला ऑप्शन दे रखा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल बढ़ेंगे नहीं बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो फिक्स रहेंगे कांस्टेंट टेंपरेचर पर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीजेस नहीं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो आपको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल टू क्या था 3/2 KT ना, या इसको हम कहें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था हमारा, यानी काइनेटिक एनर्जी यदि हम कहें तो प्रोपोर्शनल टू होता है किसके T के, टेंपरेचर के। एब्सोल्यूट टेंपरेचर के प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कौन, काइनेटिक एनर्जी। और जब उसने कह दिया कि टेंपरेचर कांस्टेंट है, जब टेंपरेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब परिवर्तित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया GIC 2015 में, उसका ऑप्शन सी सही है कि जब टेंपरेचर कांस्टेंट होगा बेटा तो आपका काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल की क्या होगी, डज नॉट चेंज, अनअल्टर्ड रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया GIC 2015 में। क्या क्वेश्चन है बेटा, इन केस ऑफ फ्लूइडिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन गैस क्या सही होगा, बोथ इंक्रीजेस विद टेंपरेचर, बोथ डिक्रीजेस विद टेंपरेचर, फ्लूइडिटी डिक्रीजेस विद टेंपरेचर, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद टेंपरेचर। आप समझिए क्या कह रहा है। आपको बताया था मैंने उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे, ऐसे पहले जब हम लोग लिक्विड स्टेट पढ़ रहे थे वहां बात हुई थी कि देखिए फ्लूइडिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी। फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी आपस में इन्वर्स है। विस्कोसिटी मतलब विस्कस सॉल्यूशन गाढ़ापन, और फ्लूइडिटी मतलब आसानी से फ्लो कर सकता है, फ्लो से रिलेटेड है दोनों प्रॉपर्टी। तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। टेंपरेचर ज्यादा होगा विस्कोसिटी कम होगी, ओके बेटा। टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी, और विस्कोसिटी घटेगी तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी ना, यानी टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी और फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन को, बोथ इंक्रीजेस नहीं, बोथ डिक्रीजेस नहीं, फ्लूइडिटी डिक्रीजेस टेंपरेचर। बेटा हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजेस विद टेंपरेचर, टेंपरेचर घटाएं, फ्लूइडिटी डिक्रीजेस विद टेंपरेचर नहीं, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद टेंपरेचर। तो विस्कोसिटी टेंपरेचर के साथ क्या होगी, टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी। टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी। तो ऑप्शन
डी इसका सही उत्तर है कि विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा, एवरेज वेलोसिटी v एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी u इज, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो पूछ रखा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, अलग अलग तरह का ऑप्शन चेंज करके पूछता है, लेकिन अब ऑप्शन चेंज करने से कॉन्सेप्ट नहीं चेंज रहेगा। ऊपर आपने कर लिया तो उसको हम मिटा कर वहीं करेंगे, ऊपर का आपने कर लिया कॉपी कर लीजिए क्योंकि यही हमें करना है। कर लिया को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी हो जाएगा। देखिए हम यहीं पर करते हैं इसको। सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है, पहले क्या बोला है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है बेटा, रूट 2RT/m इज टू एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्म क्या है, इज टू एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है 8RT/m, m यहाँ मल्टीप्ल है, इज टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, वो है 3RT/m। देखिए बेटा यदि इस टू कर रहे हैं तो सब में क्या कॉमन है बेटा, RT/m इसमें भी है, RT/m इसमें भी है, RT/m इसमें भी है। तो इसको हम कर सकते हैं इक्वल टू रूट 2 इज टू 8/π इज टू रूट 3, यही ना होगा बेटा। देखिए RT/m इसमें भी है, RT/m इसमें भी है, RT/m इसमें भी है। तो ये जो RT/m है उसको हमने हटा दिया तो रेशियो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज क्या है, रूट 2 इज टू रूट 8/π इज टू रूट 3। ऑप्शन देखिए, रूट 2 इज टू रूट 8/π इज टू रूट 3। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बहुत आसानी से और बहुत कम समय में हो गया है, कोई भी टाइम खर्च नहीं हुआ। आपको उसके फॉर्मूले पता है, आपने फॉर्मूला रखा, इंस्टू किया और सॉल्व कर दिया। जीएससी 2015 क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में आना क्वेश्चन हो गया बेटा। ओके, तो हमने क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की हमने बात कहां की थी, जूल थॉमसन इफेक्ट में हमने बात की थी और आपको हमने वहां बताया था, जब हमको बताया था कि यह बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है। देखिए यह पीटी 2010 में पूछा गया है, जीएससी 2015 में पूछा गया, हो सकता है इस साल पूछा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन। क्या बेटा, द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज, क्या होता है, बोले बेटा 0। यस, आपको याद है 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज 0, क्योंकि आइडियल गैस जूल थॉमसन इफेक्ट में ना ही कूलिंग देती है ना ही हीटिंग देती है, इसीलिए म्यू का मान क्या होता है, म्यू का मान होता है 0। म्यू का मान क्या होता है बेटा, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वंडरवॉल द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एनी गैस एट क्रिटिकल पॉइंट कैन बी रिटन एज PCVC/TC इक्वल टू R डैश। R डैश का मान पूछा था उसने, अभी आपको हमने कराया था जस्ट, पहला क्वेश्चन हमारा था बेटा, उसी हिसाब से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है, लेकिन ये आपको कोरिलेशन याद है तो हो जाएगा। क्या था, PCVC यानी क्रिटिकल प्रेशर इनटू क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू 3/8R क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, मैं पूछा क्या था, PCVC/TC, इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका PCVC/TC इक्वल टू होगा 3/8R। ये आपका रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन बनेगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, R के मान के लिए पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया, 3/8R। कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड। आपको इक्वेशन याद था, आपने उसको रिलेट करके आंसर दे दिया। एक मिनट से क्या मुश्किल 15 से 20 सेकंड लगा, 15 सेकंड क्वेश्चन करने में और 5 से 10 सेकंड बबल्स का लगने में, 30 सेकंड से कम में आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, what is inferred from the negative value of Joule Thomson coefficient of a gas। देखिए बेटा बता था आपको, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो कूलिंग देगा, नेगेटिव होगी हीटिंग देगा।
जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान 0 होगा, नो कूलिंग नो हीटिंग। 0 किसके लिए होता है? इनर्ट गैस के लिए होता है। तो क्या बोला उसने? निगेटिव वैल्यू है। जब निगेटिव वैल्यू है इसका मतलब क्या देगा? वो हीटिंग है, क्योंकि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है कि जब किसी हाई प्रेशर गैस को एडियाबेटिकली किसी टीनी होल से पास करते हैं लोअर प्रेशर में तो कूलिंग होती है। तो कूलिंग इफेक्ट तब होगा जब क्या जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होगा, और जब नेगेटिव होगा तो हीटिंग होगी। देखिए गैस बिकम कोल्डर नहीं, गैस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड नहीं, मतलब नहीं है। गैस बिकम वार्म ऑन एक्सपेंशन, बिल्कुल सही है। गैस बिकम वार्म ऑन एक्सपेंशन, जब हो जाएगी हाई प्रेशर लो प्रेशर जाएगी तो गैस एक्सपेंड होगी ना, उसको बड़ा एरिया मिलेगा। तो बड़ा एरिया मिलेगा तो क्या होगा? तब आपका होगा यहाँ पर वार्म होगी। आपको पता है कौन सी गैस होती है वार्म? हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि इसके लिए ए का मान बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है, ए का वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए हीटिंग इफेक्ट देते हैं। तो गैस बिकम वार्म ऑन एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया पीजी 2004 में। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, डैड इक्वेशन ही पूछ लिया है। क्या क्वेश्चन है? द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू ऑफ अ गैस मैथमेटिकली कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या था बेटा? म्यू इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट h। क्या है? डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट h, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको यदि इक्वेशन याद है तो हो जाता क्या था? डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट h। म्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट h। तो क्वेश्चन 8वां है यह पूछा गया पीजी 2010 में। आपको सोल्यूशन करने में मुश्किल से 3 सेकंड लगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन याद है तो फट से हो गया। भाई डेल टी बाय डेल पी होता नहीं, ये तो डेल पी लिखा है, तो डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट h आपने टिक किया, आपका क्वेश्चन हो गया। तो बेटा आपने देखा 8 क्वेश्चन हमने बहुत कम समय कर लिया। इसे कॉपी करिए, फिर हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 है सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम हमने पहले बोल दिया बेटा, इसका मतलब v1 और v2, vx और vy, xy बोल रखा है, vx और यानी vx इक्वल टू vy है। अब इसके बारे में बात करते हैं। दो गैस है, सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस x एंड y डिफ्यूज थ्रू वन पोर इन 30 एंड 90 मिनट्स, ठीक, रिस्पेक्टिवली। मोलेकुलर वेट ऑफ x इज 162, मोलेकुलर वेट ऑफ y विल बी। तो देखिए बेटा आपको पता है रेट ऑफ, ये आपको वॉल्यूम सेव कर दिया है। रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको पता है क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ y। क्या होता है रिलेशन? आपको पता है क्या होता है? क्या होता है बेटा? रेट ऑफ डिफ्यूजन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी my बटे mx होगा, my बटे mx ये होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यदि आपको याद हो तो हमने आपको लिखा था रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी या R1 बाई R2। यदि आपको याद हो बेटा R1 बाई R2 इक्वल टू हमने लिखा था आपको D2 बाई D1 या M2 बाई M1, ये ना लिखा था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, है क्या? तो यही फॉलो करना है। रेट होता क्या है भाई? जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो इतना डिफ्यूज होगा वही होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में आपका हो जाएगा, यानी इसमें वॉल्यूम Vx बाई Tx जो टाइम रहा होगा बटे Vy बाई Ty इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलेकुलर वेट ऑफ y बटे मोलेकुलर वेट ऑफ x। या तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता, ये कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आपको पता है Vx Vy सेम है तो ये कट जाएगा, तो ये Vy Ty हो जाएगा, यानी Ty बटे Tx इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा My बटे Mx। अब देखिए हमें क्या करना है, समझिए पहले x पहले बोला है तो 30 मिनट दे रखा है x का, और y का 19 मिनट्स, यानी 19 बाई 30 इक्वल टू y का मोलेकुलर वेट पूछ रखा है और x का दे रखा है। तो y का मोलेकुलर वेट यानी my पूछ रखा है और mx कितना दिया है? 162 स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए। तो इसमें कैलकुलेशन लंबा है, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ तक करके आपको जब आपको टाइम ज़्यादा किल हो रहा है उसे छोड़कर आगे अगले क्वेश्चन में जाइए, और जब आप फाइनली फिनिश कर लें तब इस क्वेश्चन पर आइए। ऐसा इसलिए होता है कि वैसा ना इस क्वेश्चन को करने में आपको 4 से 5 मिनट निकल लग जाए और उसके बाद आप ऑप्शन मैच नहीं करें या कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका टाइम बहुत किल करेगा। कैलकुलेशन ज़्यादा है तो पहले आप उसे फॉर्मूला लिख दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाकर उसे छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन करते रहिए
तो लास्ट में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन कौन से होंगे, ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन होंगे जिनका आपने कैलकुलेशन रोक रखा है, इसमें कैलकुलेशन लंबा था, उनको बाद में कर सकते हैं। यदि आप इस पर आ जाएंगे नहीं मैं इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि इसने 5-6 मिनट ले लिया तो दिक्कत होगी आपको। आगे देखते हैं इसमें क्या दिक्कत होगा। ये वो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 19 × 19 डिवाइड बाई 30 × 30, ये आपका हो जाएगा my/162। तो my कितना आएगा, my कितना है बेटा 90 × 90 × 162 डिवाइड बाई 30 × 30। ठीक है, देखिए काटिए इसको, 103 5 15 3 4 12। ठीक है, हो गया। फिर देखिए इसमें ऐसे काटिए, 3 एकम 3, ये 10 हो गया, 3 एकम 3 3 8 24 18 हो गया। आप करिए बेटा इसको, ये आपका आएगा 19 × 18 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो आपका आंसर लगभग आएगा, हमने कहा था वो लगभग आपका 65 के करीब आएगा। कितना है बेटा 65 के करीब आएगा, और इसमें आपका कोई भी आंसर 65 के करीब नहीं है। 54 324 18 और 486। अब सॉल्व करिएगा लगभग 65 के करीब आएगा, क्योंकि हमने जब खुद सॉल्व किया था लगभग 65 के करीब आया था। तो बेटा देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आंसर आपका जो है कोई भी नहीं दे रखा है। तो वैसे में क्वेश्चन में करते क्या होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन क्लेम होते हैं बाद में, जब आंसर की आती है तो क्लेम होते हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, हटा दिए जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहा कि जब कैलकुलेशन बहुत लंबा हो, आपको टाइम लग रहा है करने में चीज़ों में, तो आप उसको थोड़ा दूर लाकर उसे छोड़ दीजिए, उस समय उसमें गोला लगाइए क्वेश्चन पर, आगे बढ़ जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि उस जिस क्वेश्चन में आपने 5 मिनट दे दिया वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच करेगा तो आपको और कंफ्यूजन होगा, फिर आप बार बार अपना कैलकुलेशन चेक करेंगे तो आपका टाइम और किल होता जाएगा। तो जब कैलकुलेशन लंबा हो तो उसको बेटा थोड़ा आगे बढ़ाकर फिर उसे क्वेश्चन को गोला लगाइए और आगे बढ़िए। इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिखा है, मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन फिर भी इसलिए लिखा है क्योंकि होता क्या बेटा कि जैसे हम भी काफी फंस चुके हैं। तो हुआ क्या कि 2013 के बाद 2013 में सिलेक्शन हुआ था, तो हम एक क्वेश्चन में हमने बहुत समय दिया, लगभग मेरा 15 मिनट चला गया, क्योंकि आंसर मैच नहीं करते चले गए, नहीं आ रहा है, क्रॉस दोबारा मल्टीप्लाई किया, फिर क्या होता है टाइम बहुत तेजी से भागता है। यदि आपके अंदर डिप्रेशन हावी हो रहा है तो टाइम बहुत तेज भागता है। एक क्वेश्चन मेरा 15 मिनट ले लिया और फाइनली उसका आंसर नहीं आया, फिर मुझे उसे छोड़ना पड़ा, और जब रिजल्ट आया और आंसर की रिवाइज हुई तो उस क्वेश्चन को कमीशन ने ड्रॉप कर दिया, हटा दिया। तो बेटा हुआ क्या, क्वेश्चन हटा दिया गया तो मेरा सिलेक्शन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेक्शन ना होता तो वो क्वेश्चन मुझे जीने नहीं देता। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि यदि आपका क्वेश्चन लंबा आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा आगे कर उसे वहीं ड्रॉप करिए, गोला लगाइए और आगे बढ़िए। जब आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे फिर आपके पास समय बचेगा, लेकिन यदि पूरा समय वहीं लगा देंगे तो लास्ट तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। हो तो आगे और आसान क्वेश्चन हो जो आपको एक बार पढ़ने से हो जाते, फिर आप उनको क्या करेंगे, फिर उनमें गैस लगाएंगे, और गैस क्या होता है, बगैर पढ़ा क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है और डिप्रेशन हावी होता है, 20 मिनट चलेगा मेरे। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको स्ट्रेटजी का भी फॉलो करना है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये इसके ऑप्शंस गलत हैं, इसके ऑप्शंस क्या हैं, रॉन्ग है। इसमें क्या होता है, नन ऑफ दीज, ये इसका आंसर है, नन ऑफ दीज। ओके ठीक, कॉपी कर लिए इसको बेटा। मेथड आपको पता होना चाहिए, मेथड सही है, जो मैंने मेथड यूज किया वो सही है, कैलकुलेशन हमारा सही है। तो यदि आंसर मैच नहीं कर रहा है इसके मतलब सीधी सी बात है कि इसका ऑप्शन गलत दे रखा है, बाद में क्वेश्चन जाएगा। लेकिन यह डिसाइड तुरंत मत करिए, ज़्यादा कैलकुलेशन है उसे छोड़िए, आगे बढ़िए, बाद में जब आप लास्ट तक पहुंच जाए कैलकुलेशन कर लें, फिर इस पर आइए, तब आपके पास कूल माइंड रहेगा कि आप क्वेश्चन अच्छा खासा स्कोर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन के गलत सही होने से आपको कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसमें जिद भी आ जाएगा नहीं मैं करके आगे बढ़ूंगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। ओके बेटा, इसे कॉपी करिए, मेथड तो कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ऑप्शन सही हो, मेथड कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया बेटा, कर दूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पीजी 2009 पूछा गया बेटा। अगला क्वेश्चन भी आपका पीजी 2009 का है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है at which temperature the root mean square velocity of SO2 will be equal to that of O2 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें टेम्परेचर पूछ रखा है, 2 के लिए बता रखा है। तो देखिए आपको पता है VRMS का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, √3RT/m, या इसको हम करें तो VRMS को हम यदि कहते हैं तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बेटा क्या,
T बाई m, टेम्परेचर बाई मॉलिक्यूलर वेट। बेटा आपको ध्यान रखना है बार बार की टेम्परेचर हमेशा हमें लेना है, इसमें कैलोरी लेना है, ठीक है। तो हमें दो गैसेस हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोला गया है? पहले बोला गया SO2 फिर O2, तो VSO2 बाई VO2 इक्वल टू क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ SO2 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 गुणे यहाँ पे ऊपर जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 बटे टेम्परेचर ऑफ। अब हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। टेम्परेचर SO2 के लिए पूछ रखा है, ठीक है, यानी TSO2 हमें चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16, O2 मतलब दो ऑक्सीजन है, तो हो गया 32। कितना हो गया? 32। यदि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 का है तो कितना होगा भाई? सल्फर का होता है 32, दो ऑक्सीजन का 32, तो हो गया 64, 64। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, कितना दिया बेटा? 27 डिग्री, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या करेंगे? 27 प्लस 273 करेंगे तो देखिए कितना? 7 3 10 10, यानी हो गया 300 केल्विन। अब अप्लाई कर लीजिए। और क्या बोला बेटा? बोल दिया पहले से इक्वल होगी, जब दोनों इक्वल होगी V1 V2 इक्वल बोल रखा है। क्या बोल रखा है बेटा? VSO2 इक्वल टू VO2 ये बोल रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? VSO2 और VO2 क्या है? सेम है, तो कट के 1 हो जाएगा इक्वल टू रखिए। अब क्या बेटा? TSO2 आपको निकालना है, टेम्परेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 कितना है? 32 है, और इसके नीचे क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 कितना है बेटा? 64 इनटू, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ O2 कितना है? 300। ओके बेटा, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। बेटा क्योंकि हमको समझाना है इसलिए हम लिख रहे हैं, आपको फटाफट करना होगा, आपका टाइम इतना नहीं लगेगा क्योंकि हमें आपको समझाना है, तो इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। दो साइड स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, उस साइड कर देना इसको, ये हो जाएगा आपका TSO टेम्परेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू 32 डिवाइड बाई 64 गुणे 300। तो देखिए 16 दूनी 32, ये इक्वल टू 1 होगा, ये क्रॉस जाएगा, तो TSO2 कितना हो जाएगा? TSO2 कितना हो जाएगा? 600 केल्विन। अब हम देखें टेम्परेचर हमारा किसमें दिया है? टेम्परेचर हमारा दिया डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमें क्या करना है? इसमें से हमें 600 में से 273 हमको कम कर देना है। कितना आ जाएगा? 327 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, 327 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ही ऑप्शन है। तो देखिए बेटा यदि आपको फॉर्मूला याद है, इतना लंबा इसलिए लगा भाई हमको कुछ सिखाना है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। उसका तरीका है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फॉर्मूला अपने आप शॉर्ट हो जाएगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहेगा तो फॉर्मूला शॉर्ट रहेगा, तो कुछ समझ में लगेगा, ये तुम्हें सिखाना इसलिए समझ लग रहा है, आप फटाफट करेंगे। तो आपका आंसर मिल गया ऑप्शन ए, या क्वेश्चन 2009 का है, बहुत इजीली हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, लिख लीजिएगा, कॉपी कर लिया डाटू। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन मेनली मोल कॉन्सेप्ट पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ गैस मिक्सचर कंटेन 50% हीलियम एंड 50% मीथेन बाय वॉल्यूम। अच्छी बात है। द परसेंटेज बाय वेट ऑफ मीथेन इन द मिक्सचर इज, तो बोला 50% हीलियम है, तो हम कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। लेट वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज 11.2 लीटर। बेटा इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको पता है एसटीपी पर जो आपका तो मतलब 22.4 लीटर यदि कोई गैस है तो उसका जो वेट होगा वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, इसलिए हम मानते हैं। तो 50% बहुत ही आधा मान लिया हमने। एंड वॉल्यूम तो दोनों 50% है, दोनों है बराबर है। CH4 इज 11.2 आल्सो। भाई दोनों मिला दिया शॉर्ट, भाई 50% दोनों है, भाई वॉल्यूम है तो आधे आधे वॉल्यूम है दोनों का, तो मैंने ले लिया 11.2 इसका 11.2 इसका, कोई भी लेंगे बेटा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बाकी और कोई वॉल्यूम लेंगे
तो कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। हमने 11.2 इसलिए रखा है ताकि कैलकुलेशन छोटा हो। ओके, इसको 22.4 भी ले सकते थे, वो बड़ा इशू नहीं है फिर, लेकिन क्योंकि 22.4 लीटर होता है 1 मोल के, इसलिए हमने आधा लिया है। अब आते हैं बात को, तो यदि हम वेट की बात करें, वेट ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए, देखिए आपको पता है बेटा यदि 22.4 लीटर होता He तो एसटीपी पे कितना होता है उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, तो 11.2 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम बाई 2, इसलिए मैं लिखता हूँ प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 बाई 2। ये कहाँ से आया भाई, भाई हमने वॉल्यूम मान रखा है और इसमें क्वेश्चन जब भी मिलते हैं बेटा जो हिडन होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर नहीं आता, उसमें माना जाता है पहले से कि टेम्परेचर और प्रेशर आपका मतलब जो कंडीशन है वो एसटीपी पर होगी, क्योंकि इसमें कोई भी टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया है। कंडीशन क्या होगी, एसटीपी होगी, मानकर ही क्वेश्चन करते हैं आप, ध्यान रखिए। यदि कुछ नहीं रखा है इसका मतलब वो एसटीपी पे बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4, तो हो गया 2 प्लस इसका कितना होता है CH4 का 12 कार्बन 4 16 बाई 2, ये हो गया 8, हो गया 10। यानी सॉल्यूशन का वेट जो है वो 10 हो गया। पूछा क्या था बेटा, द परसेंटेज बाय वेट ऑफ मेथेन, तो ये हो जाएगा वेट परसेंट ऑफ CH4 क्या होता है, वेट ऑफ CH4 into 100 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ CH4 कितना है बेटा, 8 है, सॉल्यूशन में 8 है ना मेथेन का वेट, और सॉल्यूशन का वेट कितना है 10 और 100% निकालना है, ये कट गया, ये आ गया 80%, कितना आ गया 80%। बहुत आसानी से ऑप्शन ए कोई मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि सेम वॉल्यूम ऑफ मेथेन और हीलियम यदि लेते हैं तो जो परसेंटेज ऑफ मतलब 50% लोग लेते हैं तो परसेंटेज ऑफ मेथेन आपका होगा बाय वेट कितना होगा 80%, कितना होगा 80% होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई थ्योरेटिकल मतलब कि न्यूमेरिकल नहीं है। क्या क्वेश्चन है, द मोलर विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज गिवन एज, द मोलर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन एज, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। मोलर विस्कोसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर सरफेस इनटू विस्कोसिटी, मोलर विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर सरफेस इनटू विस्कोसिटी। तो ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन भी आता है तो आपको ऑप्शन याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का रटने वाला क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर याद होना चाहिए। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। टोटल हमने 12 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पहले बार देखिए फिर से, और प्रैक्टिस रेगुलर करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि अब रिवीजन आप करते चलिए, रिवीजन करते चलेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका धीरे बढ़ता जाएगा। सिलेबस हमारा रिवीजन टाइम खत्म होगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। 31 मई हमने कमिटमेंट किया आपको सिलेबस खत्म करने का, तो 31 मई तक मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा विद क्वेश्चंस विद कंप्लीट थ्योरी। मेरा तरफ से कोई देर नहीं होगी, आप अपना लेकिन रिवीजन आप रेगुलर बनाए रखें। ओके, थैंक यू।